हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग देख रहे थे एनसीईआरटी सार संग्रह और चल रहा था मध्यकालीन भारत का इतिहास। पिछले वाले वीडियो में मुस्लिम आक्रमण, साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत, सूफी एवं भक्ति आंदोलन, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य को कंप्लीट कर लिया था। आज इस वीडियो में प्रारंभ करने वाले हैं मुगल वंश से और देखेंगे सूर्य वंश, मराठा राजवंश। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं और मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका मास्टर वीडियो भी जल्द उपलब्ध कर दिया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को प्रारंभ कर रहे हैं मुगल वंश से। मुगल वंश, इसका स्थापना की गई थी 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के द्वारा बाबर के द्वारा स्थापना की गई थी। समाप्त कब हुआ था तो 1857 में और अंतिम शासक कौन हुए तो बहादुर शाह जफर हुए। इसे दो कालखंड में बांट करके पढ़ते हैं। पहला हो गया 1526 से लेकर के 1707 तक। इससे मुगल काल चरमोत्कर्ष पर रहा और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसके बाद 1707 से लेकर के 1857 तक। चलिए क्रम से शासकों का नाम याद रखिएगा। पहले शासक कौन हुए तो बाबर हुए, दूसरे हुमायूं, तीसरे शासक अकबर, चौथा शासक जहांगीर, पांचवा शासक शाहजहां और छठा शासक कौन हुआ औरंगजेब। इस समय मुगल काल चरमोत्कर्ष पर था। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं उत्तर मुगल काल। इसमें भी शासक कुछ हुए, जैसे कि नाम याद रखिएगा। सातवां शासक बहादुर शाह प्रथम, जिसे मुअज्जम भी कहा जाता है। आठवें शासक कौन हुए तो जहांदार शाह। नौवें शासक फर्रुख सियर, जिसे लंपट मूर्ख कहा जाता है। 10वें शासक रफ़ी उर दर्जात हुए, यहाँ पे नाम दिया भी गया होगा रफ़ी उर दर्जात। 11वें शासक शाहजहां द्वितीय, जिसे रफ़ी उद्दौला भी कहा जाता है। 12वां शासक कौन सा हुए तो मुहम्मद शाह, जिन्हें रंगीला की उपाधि दिया गया है और इनका नाम रोशन अख्तर भी है। 13वें शासक अहमद शाह और 14वें शासक कौन हुए तो आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, फिर अकबर शाह द्वितीय और अंतिम शासक कौन हुए बहादुर शाह जफर, जिनका निधन रंगून में हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे और भी दिया गया है, मकबरे का नाम दिया गया है, जैसे कि बाबर का मकबरा कहाँ है तो आगरा में भी है और काबुल में भी है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा, आगरा भी हो सकता है, काबुल भी हो सकता है। आप लोग को पता ही है कि प्रारंभ में इनका सबको दफनाया गया था आगरा में और अकबर के समय काल में इनका मकबरा जो है काबुल में बनाया गया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ है तो यह दिल्ली में है, अकबर का सिकंदरा में है, जहांगीर का लाहौर में है, शाहजहां का आगरा में है, औरंगजेब का कहाँ है तो औरंगाबाद में है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे और भी दिया गया है, तैमूर वंश से संबंध होने के कारण मुगलों को तिमुरियन भी कहा जाता है। चलिए तिमुरियन याद रखिएगा, मुगल काल को क्या कहा जाता है तिमुरियन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन लोग तैमूर वंश से संबंध रखते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक मूलतः कौन थे। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक मूलतः कौन थे तो यह थे चगताई तुर्क। भारत में मुगल शासन स्थापित करने के पश्चात जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रखा। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर मूलतः कहाँ का निवासी था। यह था फरगना का, वर्तमान उज्बेकिस्तान का। बाबर अपने पिता के पक्ष से तैमूर वंश का तथा माता के पक्ष से चंगेज खां मंगोल शासक के वंश की थी। खानवा युद्ध से दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर की स्थिति सुदृढ़ हो गई। तत्पश्चात उसने मेदिनी राय पर आक्रमण किया। बाबर एवं हुमायूं को यहाँ पर देख लेते हैं। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई तो यह की गई थी बाबर के द्वारा। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः कौन थे तो यह चगताई तुर्क थे। वही सब प्रश्न है। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था तो आलम खां तथा राणा सांगा ने। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था तो 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। 1526 में दिल्ली सल्तनत समाप्त हुआ और 1526 में ही मुगल वंश की स्थापना कर दी गई। बाबर ने किस युद्ध में तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया था तो पानीपत का प्रथम युद्ध में। सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था तो पानीपत के प्रथम युद्ध में तोप का प्रयोग किया गया था। बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था तो खानवा का युद्ध में। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था 1527 में। किसे पराजित किया था राणा सांगा को। खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी तो गाजी की, काफिरों को मारने वाला की उपाधि धारण की थी। बाबर ने तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी नामक आत्मकथा लिखी है। तुजुक ए बाबरी
किस भाषा में? तुर्की भाषा में। नेक्स्ट है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो मेवाड़ और विजयनगर का। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय का जिक्र इन्होंने किया है। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो मीर बांकी ने। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मीर बांकी ने। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। और विपक्ष में कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। नेक्स्ट है, खानवा का युद्ध 1527। राणा सागा को पराजित किया था। चंदेरी का युद्ध 1528 मेदिनी राय को पराजित किया था। और घाघरा का युद्ध लड़ा था 1529 में महमूद लोदी या फिर अफगानों को पराजित किया था। और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई थी। और इन सभी युद्धों में बाबर का ही विजय हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबर के आक्रमण के समय भारतीय राज और शासक दिया गया है। विजयनगर साम्राज्य पर कृष्णदेव राय शासक थे। दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का शासक था। और बंगाल पर नुसरत शाह का शासन था। मेवाड़ पे राणा सांगा का शासन था। चलिए ध्यान रखिएगा, विजयनगर कृष्णदेव राय, दिल्ली इब्राहिम लोदी, बंगाल नुसरत शाह, मेवाड़ पर राणा सांगा। बाबर को उसकी उदारता के कारण लोग उसे किस नाम से पुकारते थे? बाबर को उसकी उदारता के कारण लोग उसे किस नाम से पुकारते थे? कलंदर के नाम से। आगरा में किसने ज्यामितीय विधि से बाग लगवाया था? आराम बाग या फिर नूरे अफगान के नाम से जाना जाता है, यह लगवाया था बाबर ने। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार कब आक्रमण किया था? हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार कब आक्रमण किया था? तो 1532 में। बाबर की जब मृत्यु हुई थी तो हुमायूं जो है 1530 ईस्वी में शासक बना था। नेक्स्ट है, हुमायूं ने कालिंजर का अभियान किस वर्ष किया था? हुमायूं ने कालिंजर का अभियान किस वर्ष किया था? 1530 में। इस क्वेश्चन में डाउट है, 1530 नहीं होगा। कालिंजर का अभियान किया था 1531 में। एक बार आप लोग भी कंफर्म कर लीजिएगा, 1531 होगा। कौन सा मुगल शासक ज्योतिष में विश्वास करता था? ज्योतिष में विश्वास करता था हुमायूं। 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया था? क्या किया था? शेरशाह सूरी। चौसा के युद्ध के दौरान निजाम नामक एक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी, इसलिए हुमायूं ने उसे आधे दिन के लिए वासा बनाया था और यही जो है चमड़े का सिक्का लागू कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। किस युद्ध में पराजित होने के पश्चात हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़कर भागना पड़ा? क्या हो जाएगा? कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध। और यह कब लड़ा गया था? 1540 ईस्वी में। किसके मध्य? तो शेरशाह सूरी के साथ यह लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं पराजित हो गया था और 1540 में हुमायूं को भारत से निष्कासित होना पड़ा था। किस युद्ध में विजय के पश्चात, माफ करिएगा, किस युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं दिल्ली का पुनः शासक बना? तो सरहिंद का युद्ध कब लड़ा था? तो 1555 ईस्वी में। वर्ष 1556 में हुमायूं की मृत्यु किस कारण से हुई? तो पुस्तकालय दीन ए पनाह, इसका स्थापना खुद ही ने किया था, खुद ही बनवाया था दीन ए पनाह। उसी के सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की 1556 में मृत्यु हो गई थी। स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक यह हुमायूं था। शेरशाह सूरी से मिली निर्णायक पराजय के कारण हुमायूं का कौन सा भाई उसके साथ था? शेरशाह सूरी से मिली निर्णायक पराजय के कारण पराजय के समय हुमायूं का कौन सा भाई उसके साथ था? हिंदाल था, हिंदाल। एक बार फिर से क्वेश्चन देखिएगा। शेरशाह सूरी से मिली निर्णायक पराजय के समय हुमायूं का कौन सा भाई उसके साथ था? हिंदाल था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम द्वारा दिल्ली में करवाया गया। श्वेत संगमरमर से निर्मित यह भारत का प्रथम दोहरे गुंबद वाला मकबरा है। हुमायूं के मकबरे को कहा जाता है ताजमहल का पुरोगामी। आगे बढ़ते हैं। लेनपुल जो है एक इतिहासकार है, उसने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। ये किसने कहा है? तो लेनपुल ने। नाम याद रखिएगा, लेनपुल ने ऐसा कहा है, लेनपुल ने ऐसा कहा है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सूरवंश। शेरशाह सूरी के द्वारा सूरवंश की स्थापना की गई थी। बहुत ही छोटा कार्यकाल है, 1540 से लेकर के 1555 तक ही सूरवंश चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संस्थापक कौन थे? तो शेरशाह सूरी। इनका शासनकाल जो है या 1540 से लेकर के 1545 तक ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये पता ही होगा, सासाराम, बिहार।
कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने प्रारंभ की थी? शेरशाह सूरी ने। पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था प्रारंभ किसने की थी? तो शेरशाह सूरी। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कालिंजर में हुई थी। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भूमि मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता था? तो गज ए सिकंदरी का। दिल्ली में स्थित पुराने किले के भवनों का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया है शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का पूरी साम्राज्य खो चुका था, यह कथन किस मध्यकालीन शासक का है? तो हो जाएगा शेरशाह सूरी का। नेक्स्ट है, किस अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई? तो कालिंजर अभियान। कालिंजर अभियान कब किया था? तो 1545 में। शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम किसने प्रचलित किया था? तो शेरशाह सूरी ने। तांबे का दाम और चांदी का रुपया सबसे पहले प्रचलित किया था शेरशाह सूरी। शेरशाह ने दिल्ली में किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण करवाया था। यह दिल्ली के पुराने किले में स्थित है। शेरशाह के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? तो इसी का पुत्र था इस्लाम शाह, वही शासक बना था। शेरशाह के शासन में उपज का कितना भाग राज्य को देना पड़ता था? तो 1/3। 1/3। रुपये का प्रचलन करने वाला पहला शासक कौन था? तो शेरशाह ही था रुपये का प्रचलन करने वाला पहला शासक। दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश संस्थापक कौन था? तो शेरशाह सूरी था। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खां था। शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो बहार खां लोहानी, जिसे मोहम्मद शाह भी नाम है। शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व की वसूली की निगरानी करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? तो मुशीफ कहते थे या फिर आमिल कहते थे। मुंसिफ या फिर आमिल कहते थे। मुंसिफ या फिर आमिल कहते थे। यह क्वेश्चन जो है हाल ही में बिहार दुर्गा में पूछा गया है। शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व की वसूली की निगरानी करने वाले अधिकारी को क्या कहते हैं? मुशीफ अथवा आमिल। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिल्ली का शासक कौन बना? तो शेरशाह सूरी बना। शेरशाह सूरी ने अनेक विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी प्रमुख थे। मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत की रचना की थी। अब हम लोग देखने वाले हैं अकबर। अकबर का जो शासनकाल है 1556 से लेकर के 1605। 1605 में ही अकबर की मृत्यु हो गई थी। स्टार्ट करते हैं। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म किसके यहाँ हुआ था? जन्म कब हुआ? तो 15 अक्टूबर 1542 को कहाँ हुआ है? तो अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में। अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। हुमायूं के असामयिक मृत्यु के पश्चात अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया? तो कलानौर पंजाब में कर दिया गया। अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो खाना की उपाधि। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूत वंश से स्थापित किए? तो कछवाहों से। एक बार फिर से क्वेश्चन देखिएगा। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूत वंश से स्थापित किए? कछवाहों से। 5 नवंबर 1556 को मुगल सेना और हेमू के मध्य पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें हेमू की पराजय हुई। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? तो 5 नवंबर 1556 को किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच, जिसमें हेमू की पराजय हुई। नेक्स्ट है कि सूफी संत के दर्शन हेतु अकबर उसके दरबार अजमेर जाया करते थे। कि सूफी संत के दर्शन हेतु अकबर उसके दरबार अजमेर जाया करते थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। हाँ, अजमेर में हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सही है। अकबर के शासनकाल में प्रचलित भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रचलित नीति आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा स्थापित की गई थी? आईने दहसाला पद्धति या टोडरमल के द्वारा। टोडरमल। अकबर द्वारा सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए वर्ष 1582 में किस धर्म की स्थापना की गई थी? यह किया गया था दीन ए इलाही धर्म। कब? 1582 में। डेट याद रखिएगा, 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? यह था महेश दास या फिर बिरबल। महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा के नाम से फैजी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बदायूनी भी शामिल था। वर्ष 1578 में अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना किस स्थान पर की गई? तो फतेहपुर सिकरी। इबादत खाने की स्थापना किस स्थान पर की गई? तो फतेहपुर सिकरी में। कब किया गया था? तो 1578 ईस्वी में। अब यहाँ पर अकबर की विजय दिया गया है। गोडवाना विजय 1564। गोडवाना विजय 1564। चित्तौड़ विजय
1568। 1568। चित्तौड़ विजय के समय वहां का शासक कौन था? उदय सिंह। कालिंजर विजय 1570। आमेर से संधि 1562 और मारवाड़ विजय 1570। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। असरगढ़ का युद्ध जो कि अकबर का अंतिम युद्ध था 1601। आगे बढ़ते हैं। अकबर के समकालीन शासक। इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ का शासन था। कार्यकाल 1558 से लेकर के 1603 किसका है? तो महारानी एलिजाबेथ का है। फ्रांस में शासक किसका था? तो सम्राट हेनरी चतुर्थ का। 1553 से लेकर के 1610 तक। ईरान में शासक था शाह अब्बास 1588 से लेकर के 1629 तक। रूस में शासक किसका था? तो जराइन वान वेसिलएविच 1530 से लेकर के 1584 ईस्वी तक कार्यकाल रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को किस वर्ष मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया? यह किया था 1576 ईस्वी में। बंगाल तथा बिहार को किस वर्ष मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया? 1576 ईस्वी में। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया? तो अकबर द्वारा श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पर निर्मित करवाई गई? तो फतेहपुर सिकरी में। अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई? तो अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा की रचना की गई। किस जैन संत को अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई? आचार्य हरि विजय सूरी। अकबर द्वारा फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया? तो गुजरात विजय। अमेरिका की खोज का उल्लेख किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने किया है? अबुल फजल ने। अमेरिका की खोज का उल्लेख किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने किया है? अबुल फजल ने। अकबर के दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित कौन था? अबुल फजल ही था। अकबर के दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित कौन था? अबुल फजल। अब यहाँ पे दिया गया है अकबर के महत्वपूर्ण कार्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दास प्रथा का अंत किया था 1562 में। दास प्रथा का अंत कब किया था? तो 1562 ईस्वी में। अकबर को हरमदल से मुक्ति मिली थी 1562 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था 1563 में। जजिया कर समाप्त किया था 1564 में। राजधानी आगरा से फतेहपुर सिकरी स्थानांतरण। फतेहपुर सिकरी को राजधानी बनाया था 1571 में। इबादत खाने की स्थापना 1575। इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश करवाया 1578 में। नेक्स्ट है मजहर की घोषणा। अकबर के द्वारा मजहर की घोषणा की गई थी 1579 ईस्वी में। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 में की गई थी। इलाही संबत की स्थापना 1583 में की गई थी। राजधानी लाहौर स्थानांतरित किया था, राजधानी लाहौर, फतेहपुर सिकरी से राजधानी ले गया था लाहौर 1585 ईस्वी में। अकबर के नवरत्नों में से एक तानसेन महान संगीताचार्य गुरु हरिदास के शिष्य थे। याद रखिएगा तानसेन का गुरु का नाम क्या है? तो गुरु हरिदास है। गुरु हरिदास। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत किस मुगल सम्राट दरबार से संबंधित है? प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत किस मुगल सम्राट दरबार से संबंधित है? तो अकबर से। जब्ती प्रणाली किस मुगल शासक के द्वारा प्रारंभ की गई? तो जब्ती प्रणाली अकबर के द्वारा। 1576 ईस्वी में वाड़ के शासक महाराणा प्रताप तथा अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप की पराजय हुई। वर्ष 1601 में अकबर ने अंतिम सैन्य अभियान कहाँ पर किया? तो असरगढ़ का किला खानदेश पर। अकबर ने किस प्रसिद्ध चित्रकार को सिरी कलम की उपाधि प्रदान की? सिरी कलम उपाधि दी थी अब्दुल शम्मत को। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? तो महेश दास था। ग्वालियर में स्थित गुजरी महल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो गुजरी महल बनवाया गया था मान सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो रॉल्फ फिंच था। नेक्स्ट है अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे प्रदान की? मोहम्मद हुसैन को। जरी कलम मोहम्मद हुसैन। लीलावती नामक गणित की पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? लीलावती नामक गणित की पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? फैजी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था?
यह था अकबर। 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। उस समय अकबर ही शासक था भारत में। अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा करवाई गई थी? अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा करवाई गई थी? जहांगीर के द्वारा। वर्ष 1582 में टोडरमल को कौन सा पद दिया गया था? कौन सा पद दिया गया था? तो दीवान ए अशरफ का पद दिया गया था। दीवान ए अशरफ। वर्ष 1582 में टोडरमल को कौन सा पद दिया गया था? दीवान ए अशरफ का पद दिया गया था। नेक्स्ट है सुलह ए कुल सिद्धांत का प्रतिपादक मुगल शासक कौन था? सुलह ए कुल सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो अकबर था। अब अकबर की प्रमुख विजय गाथा दिया गया है, चलिए याद कर लेंगे यहाँ पे। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में, गोडवाना विजय 1564 में, चित्तौड़ विजय 1568 में, हालांकि पहले भी हमने बता दिया। मारवाड़ विजय 1570, हल्दी घाटी का युद्ध 1576, असीगढ़ का युद्ध 1601। अकबर के नवरत्न का नाम दिया गया है बीरबल। बीरबल को उपाधि दिया था कवि प्रिय का। बीरबल से संबंधित ध्यान रखिएगा, नवरत्नों में सबसे बुद्धिमान माना जाता था। इनका जन्म 1528 में कालपी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और बचपन का नाम बीरबल का क्या था? तो महेश दास था। नेक्स्ट है अबुल फजल। ये शेख मुबारक के पुत्र थे। इनका जन्म 1550 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अकबरनामा व आईने अकबरी जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। किसने? अबुल फजल ने। नेक्स्ट है तानसेन। इनका नाम रामतनु पांडे है। तानसेन मिर्जा तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। ये संगीत कला में अत्यधिक निपुण थे। तानसेन को संगीत सम्राट भी कहा जाता है। अकबर ने इसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से सम्मानित किया था। किसे? तानसेन को कंठभरण वाणी विलास। नेक्स्ट है अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना ये बैरम खां के पुत्र थे। इन्होंने तुर्की में लिखे बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। अकबर ने इन्हें खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट है मानसिंह। ये आमेर के राजा भारमल के पोता थे तथा भगवान दास के पुत्र थे। इन्होंने अकबर के साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी मृत्यु 1611 में हो गई थी। किनका? मानसिंह का। राजा टोडरमल। राजा टोडरमल का जन्म अवध के जिला सीतापुर के लहरपुर तहसील में हुआ था। इनके प्रसिद्धि का मुख्य कारण इनके द्वारा किए गए भूमि सुधार था। दीवान ए अशरफ के पद पर रहकर इन्होंने भूमि सुधार की सफल योजना चलाई। कौन? टोडरमल ने। जन्म कहाँ हुआ था? तो अवध के जिला सीतापुर के लहरपुर तहसील में। नेक्स्ट है फैजी। ये अबुल फजल के बड़े भाई थे। इन्होंने महाभारत व श्रीमद् भागवत गीता का फारसी अनुवाद किया था तथा अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना की थी। फकीर अजीउद्दीन। फकीर अजीउद्दीन ये अकबर के निजी हकीम थे। हकीम कहें तो चिकित्सक थे एवं मित्र थे। अकबर ने प्रसन्न होकर इन्हें अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया था। नेक्स्ट है मुल्ला दो प्याजा। अपनी बुद्धिमानी व वाक्पटुता के कारण ये नवरत्नों में शामिल किए गए। इनको खाने में दो प्याज व्यंजन अत्यधिक पसंद होने के कारण इनका नाम अकबर ने मुल्ला दो प्याजा कर दिया। नेक्स्ट है अकबर ने भारमल की पुत्री हरखाबाई अथवा जोधाबाई से विवाह किया, जिससे जहांगीर या फिर सलीम का जन्म हुआ। अब आगे एंट्री करने वाले हैं जहांगीर। 1605 से लेकर के 1627 तक शासनकाल। वही जहांगीर का 1605 से लेकर 1627, वही शाहजहां का 1627 से लेकर के 1658 ईस्वी तक कार्यकाल रहा है। 1605 से 1627 जहांगीर, 1627 से लेकर के 1658 तक शाहजहां। स्टार्ट करते हैं। वर्ष 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? यह किया गया था आगरा में। 1605 में जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ किया गया? आगरा में। जहांगीर की पत्नी नूरजहां के बचपन का नाम क्या था? तो मेहरू निशा था। जहांगीर से विवाह के पश्चात नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण किया। इस गुट के प्रमुख सदस्य थे शाहजादा खुर्रम, बाद में शाहजहां। खुर्रम ही किसका नाम है? तो शाहजहां का नाम है। अस्मत बेगम जो थी यह नूरजहां की माँ थी। एतमादुद्दौला या मिर्जा गियास बेग नूरजहां का पिता थे एवं आशफ खां नूरजहां का भाई। इस गुट का प्रभाव 1627 ईस्वी तक रहा। एक बार फिर से देख लीजिए। अस्मत बेगम जो थी यह नूरजहां की माँ थी। एतमादुद्दौला या मिर्जा गियास बेग नूरजहां का पिता था। आशफ खां नूरजहां का भाई था। इस गुट का प्रभाव कब तक रहा? 1627 ईस्वी तक। मुगल चित्रकला किस शासक के शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? चित्रकला
जहांगीर के शासनकाल में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किस शासक द्वारा प्रारंभ की गई थी? जहांगीर के द्वारा। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? यह हुआ था जहांगीर। और मेवाड़ के शासक किस समय कौन थे? तो अमर सिंह थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसे भेजा था? तो हो जाएगा विलियम हॉकिंस। जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से किस अंग्रेज को सम्मानित किया था? विलियम हॉकिंस को। कब आया था? तो 1608 ईस्वी में। भारत में किस मुगल शासक का मकबरा स्थित नहीं है? तो बाबर का नहीं है, जहांगीर का भी नहीं है, और याद रखिएगा बहादुर शाह द्वितीय का भी नहीं है। उसका मकबरा कहाँ है? रंगून में। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? उस्ताद मंसूर था। पक्षियों का चित्रकार था उस्ताद मंसूर। मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो जहांगीर ने। खुसरो शाहजादा द्वारा जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने में सहायता देने के कारण जहांगीर के द्वारा सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी गई थी। अर्जुन देव जो कि 5वें गुरु थे। जहांगीर के शासनकाल में प्रमुख चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर थे और अबुल हसन थे। प्रमुख चित्रकार उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन। आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? तो एतमादुद्दौला का मकबरा बनाया गया है उनकी बेटी नूरजहां के द्वारा। मरियम उज जमानी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? तो जहांगीर के द्वारा। मरियम उज जमानी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? जहांगीर के द्वारा। नेक्स्ट है गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसके द्वारा विकसित किया गया? यह विकसित किया गया है अस्मत बेगम जो कि नूरजहां की मां थी। किस मुगल सम्राट ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी शाहजहां ने। बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा एवं पैबोस किस मुगल बादशाह ने समाप्त कर दिया था? या समाप्त किया था शाहजहां ने। सिजदा एवं पैबोस नीति किसने लाया था? तो बलबन ने लाया था, जिसे शाहजहां ने समाप्त कर दिया। शाहजहां की पत्नी अजुमत बानो बेगम को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? मुमताज महल के नाम से। मुमताज महल की मृत्यु के पश्चात शाहजहां ने उनकी स्मृति में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। सभी जानते हैं आगरा में ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया है। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। नेक्स्ट है मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो शाहजहां, जिसे नादिर शाह ने 1739 में लेकर के चला गया। नादिर शाह जो कि ईरान का था, ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। मोहम्मद शाह के समय में आक्रमण किया था और तख्त ए ताउस को अपने साथ लेकर चला गया था। शाहजहां के काल को किस इतिहासकार ने मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा था? या कहा था A.L. श्रीवास्तव। A.L. श्रीवास्तव अपनी सहिष्णुता तथा उदारता के कारण किसे लघु अकबर के नाम से जाना जाता है? तो दारा शिकोह को कहा जाता है और यह शाहजहां के बड़े पुत्र थे। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने सिर-ए-अकबर शीर्षक के नाम से किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादा दारा शिकोह ने सिर-ए-अकबर शीर्षक के नाम से किया था। स्थापत्य कला का काल किस मुगल शासक के शासनकाल को माना जाता है? तो शाहजहां। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें किस इमारत देखने को मिलता है? यह ताजमहल में। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें किस इमारत में देखने को मिलता है? ताजमहल में। ईरान के शाह तथा मुगल शासकों के मध्य विवाद का मुख्य क्षेत्र क्या था? यह कंधार था। कंधार। शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसके द्वारा उपहार में दिया गया था? तो दिया गया था मीर जुमला के द्वारा। मीर जुमला। दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो यह शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां द्वारा शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? यह दारा शिकोह को। किस मुगल बादशाह ने शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी किया था? एक बार फिर से, किस मुगल बादशाह ने शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी किया था? तो जहांगीर। और शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसने प्रदान की गई थी? शाहजहां द्वारा शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किससे प्रदान की गई थी? दारा शिकोह। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीर नाम से प्रसिद्ध है, इसे पूर्ण करने का श्रेय मौतविद खां को दिया जाता है। नेक्स्ट है औरंगजेब। 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक शासनकाल रहा है। शासक बनने से पूर्व औरंगजेब कहाँ का सूबेदार था? यह सूबेदार था दक्कन का। शासक बनने से पूर्व औरंगजेब कहाँ का सूबेदार था? यह दक्कन का सूबेदार था। वर्ष 1658 में सामूगढ़ का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य।
मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति किस वासा के शासनकाल में अंतर्गत थे? मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति किस वासा के शासनकाल में अंतर्गत थे? मुगल शासनकाल के अंतर्गत थे औरंगजेब। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होने के पश्चात कौन सम्राट बना? बहादुर शाह प्रथम बना था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को। बीवी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर में आश्रय लिया था? गढ़वाल राज में आश्रय लिया था सुलेमान सिको। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय किस वर्ष की थी? तो वर्ष 1686 ईस्वी में। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय किस वर्ष की थी? वर्ष 1686 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? पुरंदर की संधि कब हुआ था? तो 1665 ईस्वी में हस्ताक्षर किए थे जय सिंह। मुगलकालीन भू राजस्व प्रणाली खेत बटाई जो थी, यह खेत में ही अनाज का बंटवारा होता था। लंक बटाई अनाज को खलिहान से लाकर बिना भूसा निकाले बटाई होती थी। रास बटाई अनाज से भूसा निकाल करके बटाई की जाती थी। एक होता था खेत बटाई, खेत में ही अनाज का बंटवारा हो जाता है, आज भी होता है। लंक बटाई अनाज को खलिहान से ला करके बिना भूसा निकाले बटाई कर दी जाती थी। रास बटाई अनाज से भूसा निकाल कर बटाई। आगे बढ़ते हैं। शासक और वजीर और वकील दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं आप लोग को बता देती हूँ। बाबर के समय वजीर या फिर वकील कौन था? तो मेहदी ख्वाजा था। मेहदी ख्वाजा। नेक्स्ट है हुमायूं के समय निजामुद्दीन अहमद व हिंदू वेग। निजामुद्दीन अहमद एवं हिंदू वेग। अकबर के समय वजीर और वकील कौन था? तो बैरम खां था, सर्वाधिक शक्तिशाली था। जहांगीर के समय यह पद रिक्त था और शाहजहां के समय यह पद क्या हो गया? समाप्त हो गया। एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। बाबर के समय मेहदी ख्वाजा, हुमायूं के समय वजीर या फिर वकील कौन था? तो हो जाएगा निजामुद्दीन अहमद व हिंदू वेग। अकबर के समय बैरम खां। जहांगीर के समय यह पद रिक्त था और शाहजहां के समय यह पद को समाप्त कर दिया गया। जजिया कर किस मुगल शासक काल में पुनः लगाया गया था? तो औरंगजेब। पिछले वाले वीडियो में हमने बात कर लिया था। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? धर्मत जो है मध्य प्रदेश, उज्जैन। किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? तो औरंगजेब का हुआ था। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? तो दारुल इस्लामी था। जिहाद का अर्थ क्या था? दारुल इस्लामी था। औरंगजेब के काल में बुंदेला सरदार छत्रसाल ने विद्रोह किया। इसके काल में सतनामी विद्रोह हुआ था। सतनामी विद्रोह किसके समय? औरंगजेब के समय। किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? द्वितीय ताजमहल कहा जाता है राबिया उदरानी का मकबरा, औरंगाबाद में है। औरंगजेब ने रबिया उदौरानी का मकबरा, बीबी का मकबरा जिसे कहते हैं, औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाया। इसे ताजमहल की फुहड़ नकल भी कहा जाता है। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने। और वही आगरा का मोती मस्जिद शाहजहां। औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विजित किया था? तो दक्षिण में बीजापुर एवं गोलकुंडा को। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक फकीर कहती थी? शाही वेश में एक फकीर कहती थी औरंगजेब। नेक्स्ट है मुगलकालीन सूबों की संख्या। अकबर के समय अकबर के समय सूबों की जो संख्या थी यह 12 थी। आईने अकबरी में वर्णित किया गया है। जहांगीर के समय 15 सूबे हो गए, कांगड़ा को जीतकर लाहौर सूबे में मिलाया। शाहजहां के समय 18 सूबे, औरंगजेब के समय 20 अथवा 21 सूबे। चलिए नेक्स्ट है। अच्छा, 12 सूबे अकबर के समय था, 3 बाद में जोड़ा जो 15 हो गए। बरार, खानदेश एवं अहमदनगर को जोड़ा था। शाहजहां के समय 18 सूबे, 3 सूबा को जोड़ा था, कश्मीर, ठट्टा और उड़ीसा को। औरंगजेब के समय 20 अथवा 21 हो गए थे, तो बीजापुर और गोलकुंडा को शामिल किया था। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाए जाने पर तथा सार्वजनिक नृत्य व संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट है मुगलकालीन प्रशासन।
जो ही ब्लू इंक से लिखा गया थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे लगेगा वहाँ पे मैं बताते भी चलूँगी। कि शासक ने राम सीता की आकृतियों वाले रामसीय देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए थे। कि शासक ने राम सीता की आकृतियों वाले रामसीय देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलवाए थे अकबर ने। मुगल शासन में प्रचलित तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। तांबे का सिक्का दाम कहलाता था। मुगल प्रशासन के अंतर्गत जिले को, यहाँ पे जिले होगा, जिला को किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार के नाम से। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? बटाई जो होता था यह लगान निर्धारण की विधि थी। लगान निर्धारण की विधि। नेक्स्ट है, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मुगल प्रशासन में मदद ए मास शब्द से इंगित किया जाता था। मदद ए मास। राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदद ए मास नाम से जाना जाता था। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मदरसा ए बेगम, इसकी स्थापना महामंगा के द्वारा किया गया था। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? यह भू राजस्व था। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तो जहांगीर ने। किस विदेशी यात्री को मुगल सेना में किसे चिकित्सक नियुक्त किया गया था? निकोलाउ मनुची को चिकित्सक रूप में नियुक्त किया गया था। मुगल काल में सेना का प्रधान कौन था? तो मीर बख्शी था। मनसबदारी प्रथा संस्थापक कौन था? तो अकबर। मनसबदारी प्रथा की स्थापना 1575 ईस्वी में किया गया था। मनसबदारी का अर्थ होता है पद या श्रेणी। उद्देश्य होता है प्रशासन का संचालन करना। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो मंगोलों की दशमलव पद्धति पर। मुगल काल में राज अधिकारियों को वेतन के रूप में जो भू राजस्व आवंटित किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? तो जागीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जागीर। मनसबदारी के संदर्भ में 2 अस्पा जिनके पास 2 घोड़े तथा शी अस्पा जिसके पास 3 घोड़े व्यवस्था को लागू करने वाला मुगल शासक कौन था? तो जहांगीर था। अकबरकालीन फतेहपुर सीकरी के भवनों में सर्वाधिक विशाल कौन सी इमारत है? तो हो जाएगा जोधाबाई का महल। अकबरकालीन फतेहपुर सीकरी के भवनों में सर्वाधिक विशाल कौन सी इमारत है? तो हो जाएगा जोधाबाई का महल। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है? हाँ, जात किसी मनसबदार के व्यक्तिगत वेतन और उसके दर्जे का सूचक था। जात जो था यह किसी मनसबदार के व्यक्तिगत वेतन और उसके दर्जे का सूचक था, और सवार जो था उसके द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या का सूचक था। नेक्स्ट है मुगलकालीन उच्च अधिकारी दीवान ए इंसा। दीवान ए इंसा जो है यह पत्राचार विभाग का है या फिर डाक संबंधी कार्य को देखरेख करने वाला उच्च अधिकारी हुआ करता था। दीवान ए विजारत लगान, अर्थव्यवस्था, राज्य के आय व्यय, मंत्रियों के कार्यों की देखरेख करने वाला दीवान ए विजारत कहलाता था। दीवान ए काजी जो था यह न्याय विभाग था, जिसे काजी उल कुजात भी कहा जाता था। नेक्स्ट है दीवान ए बरीद गुप्तचर विभाग, यह बरीद ए मुमालिक के अधीन हुआ करता था। नेक्स्ट है दीवान ए आरिज सेना की भर्ती, रसद, शिक्षा, संगठन की देखरेख करने वाला। नेक्स्ट है दीवान ए रिसालत विदेश विभाग। मुहसिब ये प्रजा के नैतिक आचरण को नियंत्रित करता था। वाक्यानविश जो था यह समाचार लेखक होता था। खुफिया नविश गुप्त पत्र लेखक होता था। दरोगा ए डाक यह गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। इसके अतिरिक्त यह पत्र व्यवहार को प्रभारी होता था। पत्र व्यवहार का प्रभारी होता था। दीवान ए तन यह वेतन और जागीरों से संबंधित मामलों का निपटारा करता था। दीवान ए तन यह वेतन और जागीरों से संबंधित मामलों का निपटारा करता था। मीर आतिश यह शाही तोपखानों का प्रधान था। मीर आतिश शाही तोपखाना का प्रधान। मीर ए बहर यह जल सेना का प्रधान। हरकारा यह हो जाएगा जासूस व संदेश वाहक दोनों होते थे। ये जासूस व संदेश वाहक दोनों होते थे। वितिक्षी अकबर ने अपने शासन काल के 19वें वर्ष दरबार की सभी घटनाओं व खबरों को लिखने हेतु इनकी नियुक्ति की थी। वितिक्षिक मुशरिफ या राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। मुशरिफ नाजिर ए बयूतात
नाजिर ए ब्यूतात ईसाई कारखानों का अधीक्षक होता था। नेक्स्ट है मुगल मिश्रित सैनिक टुकड़ियों में ईरानी, तुरानी, मुगल, भारतीय, अफगान व मुसलमान समान संख्या में रखने की व्यवस्था थी। नेक्स्ट है मुगलकालीन स्थापत्य, संगीत, चित्रकला एवं साहित्य। अनवर ए सुहैली नामक ग्रंथ किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है? पंचतंत्र का। पंचतंत्र कृष्णा विष्णु शर्मा ने किया था। मुगल काल में प्रचलित राजभाषा कौन सी थी? फारसी थी। औरंगजेब ने कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में कुशल था? औरंगजेब वीणा बजाने में कुशल था। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा नामक पुस्तक की रचना तथा मुगल काल के अनेक ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं। उत्तरी भारत में किसको आधुनिक संगीत का अग्रदूत कहा जाता है? मोहम्मद रिजा खां को। आधुनिक संगीत का अग्रदूत मोहम्मद रिजा खां। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुल शम्मद के द्वारा किया गया। राजकवि और शासक दिया गया है। मुल्ला, गजाली, मसदरी, अकबर, तालिब अमूली, यह राजकवि जहांगीर के समय। अबुल तामिल कलीम शाहजहां, कादसी शाहजहां। एक बार फिर से, मुल्ला, गजाली, मशदरी, अकबर का राजकवि, तालिब अमूली, जहांगीर का राजकवि, अबू तामिल कलीम तथा कादसी शाहजहां के राजकवि। नेक्स्ट है मुगल चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? हमजा नामा है। हमजा नामा। नस्तलिक क्या है? एक प्रकार की फारसी लिपि थी जो मध्यकालीन भारत में प्रयोग की जाती थी। मुगल शैली चित्रकला का प्रारंभ किस शासक के समय हुआ था? हुआ था हुमायूं के समय। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता प्राप्त की वह कहाँ स्थित था? मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता प्राप्त की वह कहाँ स्थित था? तो लखनऊ में। लखनऊ। नेक्स्ट है शाहजहां के शासनकाल में मस्जिद निर्माण कला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। इसके दो उत्कृष्ट उदाहरणों में से पहला आगरा के किले का मोती मस्जिद जो ताजमहल के तरह संगमरमर की बनी हुई थी। दूसरी लाल बलुआ पत्थर से बनी दिल्ली की जामा मस्जिद है जिसमें एक विशालकाय दरवाजा, ऊंची पतली मीनारें और अनेक गुंबद इस मस्जिद को प्रमुख मुख्य विशेषताएं हैं। चलिए याद रखिएगा, दो मस्जिद प्रसिद्ध है, एक है आगरा का मोती मस्जिद और एक है दिल्ली का जामा मस्जिद। मुगल काल का एकमात्र गुंबद विहीन मकबरा कौन सा है? तो अकबर का मकबरा जो है गुंबद विहीन मकबरा है। मुगल कालीन स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण शेरशाह का मकबरा सासाराम। शासक कौन था? तो शेरशाह सूरी। हुमायूं का मकबरा दिल्ली, हाजी बेगम। जहांगीरी महल फतेहपुर सीकरी, अकबर। जहांगीर महल का निर्माण अकबर के द्वारा आगरा में किया गया था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो हाजी बेगम ने। कहाँ? दिल्ली में। जहांगीरी महल फतेहपुर सीकरी अकबर ने करवाया था। जहांगीर महल का निर्माण अकबर के द्वारा आगरा में करवाया गया। अकबरी महल का निर्माण अकबर ने आगरा में करवाया। आगरा किला का निर्माण अकबर ने आगरा में करवाया। दीवान ए आम, दीवान ए खास, पंचमहल, मरियम महल, जामा मस्जिद और फिर तुर्की सुल्तान का महल, यह सब का निर्माण फतेहपुर सीकरी ने अकबर ने करवाया। दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, मरियम महल, जामा मस्जिद, तुर्की सुल्तान का महल, बुलंद दरवाजा, यह सब का निर्माण फतेहपुर सीकरी में अकबर ने करवाया था। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है जो कि निर्माण करवाया था जहांगीर ने। एतमाद-उद-दौला का मकबरा कहाँ है? तो यह आगरा में है, नूरजहां ने निर्माण करवाया था। जहांगीर का मकबरा शाहदरा, लाहौर, नूरजहां। दीवान ए खास, दीवान ए आम, शीश महल, खास महल, नगीना मस्जिद, जामा मस्जिद, मच्छी भवन, जो भी आगरा में ये सब निर्माण करवाया, यह किसने करवाया है? शाहजहां ने। नेक्स्ट है लाल किला। लाल किला दिल्ली, शाहजहां ने निर्माण करवाया है। मोती मस्जिद आगरा, शाहजहां। जहानाबाद दिल्ली, यह शाहजहां ने करवाया था। जहानाबाद दिल्ली, शाहजहां। जामा मस्जिद दिल्ली, शाहजहां। दीवाने आम दिल्ली, शाहजहां और दीवाने खास दिल्ली में ही शाहजहां ने करवाया था। हुमायूं के मकबरे में पहली 4 बाग पद्धति का प्रयोग तथा दोहरे गुंबद का निर्माण किया गया था। हुमायूं के मकबरे जो कि दिल्ली में है, बार 4 बाग पद्धति, पहली बार 4 बाग पद्धति का प्रयोग तथा दोहरे गुंबद का निर्माण किया गया था।
नेक्स्ट है मुगलकालीन साहित्य। रामायण फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया। भगवद गीता का फारसी अनुवाद राजा टोडरमल ने। योग वशिष्ठ फारसी अनुवाद दारा शिको। अथर्ववेद का फारसी अनुवाद सरहिंदी। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद मौलाना शाह मोहम्मद शाहवादी। लीलावती का फारसी अनुवाद फैजी ने किया। कालिया दमन का फारसी अनुवाद अबुल फजल ने किया। 52 उपनिषद का फारसी अनुवाद दारा शिको। अकबरनामा फारसी अनुवाद अबुल फजल। बाबरनामा फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना। हुमायूं नामा फारसी अनुवाद गुलबदन बेगम। तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा बाबर ने। तुजुक ए जहांगीरी फारसी भाषा में जहांगीर मोतबिद खां और मोहम्मद हादी। मुंतखब उल तवारिख फारसी अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी। इकबाल नामा ए जहांगीरी फारसी अनुवाद मोतबिद खां बख्शी। मासिरे जहांगीरी फारसी अनुवाद ख्वाजा कामगार। तबकाते अकबरी फारसी अनुवाद निजामुद्दीन अहमद। शाहजहांनामा फारसी अनुवाद इनायत खां। नुस्खा ए दिलकुशा का फारसी अनुवाद खफी खां ने किया। आलमगीरनामा का फारसी अनुवाद मिर्जा मोहम्मद काशिम ने किया। नासिर ए आलमगीरी होना चाहिए फारसी अनुवाद साकिब मुस्तैद खां। और फतवा ए आलमगीरी फारसी अनुवाद शेख निजामुद्दीन अहमद। पादशाहनामा का फारसी अनुवाद मोहम्मद अमीन के द्वारा किया गया था। एक बार यहाँ पे सुन लीजिएगा, दिखाई तो नहीं दे रहा होगा। जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में केवल संगमरमर की इमारतें बनवाने और दीवारों को अर्ध मूल्यवान पत्थरों से बनी फूल पत्तियों की आकृति से सजाने का चलन आरंभ हुआ। सजावट की इस पद्धति को पित्रादुरा कहते हैं। पित्रादुरा कब प्रारंभ की गई थी? तो जहांगीर के शासन काल से। जहांगीर के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो नादिर उल उस्र के नाम से। यही क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हुमायूं का मकबरे का महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है। मकबरे का निर्माण 1565 ईस्वी में हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने प्रारंभ करवाया। दोहरे गुम्बद वाला यह भारत का पहला मकबरा है। 4 बाघ पत्ती का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे में हुआ, जबकि भारत में पहला बाघ युक्त मकबरा सिकंदर लोदी का मकबरा था। इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। हुमायूं के मकबरे में दफनाए गए मुगल घराने के लोगों में हाजी बेगम, हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की छोटी बेगम, दारा शिको, जहांदार शाह, फरूख सियर, रफी उद दर्जात और आलमगीर द्वितीय प्रमुख हैं। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और उसके 3 शहजादों को अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन ने 1857 ईस्वी में हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना किसने किया? तो केशव दास ने। रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना किसने किया? केशव दास ने। फतेहपुर सीकरी का निर्माण लगभग 15 वर्षों में हुआ था। इसके महत्वपूर्ण भवन खास महल, हवा महल, हिरन मीनार, दीवान ए आम, दीवान ए खास, जोधाबाई का महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, पंच महल, बुलंद दरवाजा, बिरबल का महल इत्यादि है। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर था? तो जहांगीर के समय। मुगल चित्रकला शैली में किन शैलियों का सम्मिश्रण है? तो भारतीय, ईरानी तथा फारसी शैलियों का। पित्रादुरा तकनीक का प्रयोग किसके मकबरे में हुआ था? जो ईरानी शैली से निर्मित है। ईरानी शैली में निर्मित है, माफ करिएगा, ईरानी शैली में निर्मित है। एतमादुद्दौला। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल चित्रकला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल चित्रकला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं। संस्कृत में आल्योनिषद नामक एक छोटी उपनिषद की रचना किसने करवाई थी? अकबर ने। जहांगीर के समय में वह कौन सा चित्रकार था जिसने फारस के शासक का चित्र लिया था? यह हो जाएगा विशन दास। भारतीय शास्त्रीय संगीत का फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में हुई। अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं मराठा राजवंश। सज्जन सिंह 5वीं पीढ़ी। उनके पुत्र हुए उग्रसेन के 2 पुत्र कर्ण सिंह और शुभकरण। कर्ण सिंह देवगिरी के यादव लाखोजी जाधवराव, इनकी पुत्री का नाम था जीजाबाई। वही शंभुकरण इनके वंशज भोसले कहलाएं, जिनमें बालाजी भोसले का पुत्र हुए माले जी। अब ये सब आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग याद रखिएगा। शिवाजी जो हैं जीजाबाई की पुत्र हैं, जीजाबाई इनकी माता हुई।
और जीजाबाई की शादी हुआ था शाहजी भोसले से। ये सब आप लोग देख लेंगे डायग्राम को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मोडी लिपि का प्रयोग किसके लेखों में किया जाता था? मोडी लिपि का प्रयोग किसके लेखों में किया जाता था? तो हो जाएगा मराठों के। सरजामी प्रथा का संबंध किससे है? तो मराठा भू राजस्व प्रथा से। मराठा साम्राज्य में शिवाजी के प्रशासन में मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है। अष्टप्रधान शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो रायगढ़ में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा ने किसके सामने समर्पण किया था? तो जॉन मेलकम के सामने। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के मध्य वर्ष 1761 में लड़ा गया था, जिससे मराठों की पराजय हुई। वर्ष 1700 से आगे मुगल साम्राज्य के विभिन्न संघर्ष का नेतृत्व किस मराठा संरक्षिका ने किया? तो ताराबाई ने। संभाजी के पश्चात मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? बालाजी विश्वनाथ। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो यह ताराबाई के हाथों में। बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां नामक सरदार को वर्ष 1659 में शिवाजी को बंदी बनाने के लिए भेजा था, परंतु शिवाजी ने इसे ही शिविर में जाकर उसकी हत्या कर दी। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो सलहर या फिर सलहेर के युद्ध में। सालहर या सलहेर के युद्ध में। शिवाजी के अष्टप्रधान में कौन कौन शामिल थे? मंत्री और विभाग दिया गया है। शिवाजी के अष्टप्रधान में मजूमदार होते थे, यह वित्त मंत्री होता था जिसे अमात्य भी कहा जाता है, सुमंत या दबीर या विदेश विभाग, दरबारी शिष्टाचार, सुरनविश या चिटनीस या पत्राचार विभाग होता था, पेशवा प्रधानमंत्री होता था। अष्टप्रधान का प्रमुख जो समस्त प्रशासन का निरीक्षण करता था, यह नागरिक व सैनिक मामलों का सर्वोच्च अधिकारी था। वाक्यानविश यह आधुनिक गृह मंत्री के समान था। न्यायाधीश न्याय विभाग, सेनापति या सर ए नौबत सेना का प्रधान, पंडित राव धर्म व दान विभाग। शिवाजी के अधीन अष्टाप्रधान के सभी पद न तो अस्थायी थे और न ही वंशानुगत, बल्कि यह राजा की इच्छा पर्याप्त थी। न स्थायी था न वंशानुगत था। चलिए आगे बढ़ते हैं, विविध को भी देख लेते हैं, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री देखने को मिलेंगे। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? फर्रुख शेर ने। कश्मीर के शासक जैन उल आबिदीन ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था। इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। किसे? जैन उल आबिदीन को। किस स्थान को भारत का सिराज कहा जाता था? तो जौनपुर को। सीर ए अकबर की रचना किसने की थी? तो दारा शिकोह ने। सीर ए अकबर इसका अर्थ होता है महान रहस्य। दारा शिकोह। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो चिनकिलिस खां था। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का राजकाज में सर्वाधिक प्रभुत्व था। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का राजकाज में सर्वाधिक प्रभुत्व था। इस कारण से ही तो रंगीला कहा जाता है। बहमानी राज की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू ने 1347 ईस्वी में। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाब उल मक्का का द्वार कहा जाता है? तो सूरत बंदरगाह को। हितोपदेश का फारसी अनुवाद किसने किया था? ताजुल माली। जैसे द्वितीय ने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में जंतर मंतर कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा था? तो गोल गुंबद है कहाँ? बीजापुर में। मुस्लिम शासकों में किसे उसकी प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? जगत गुरु इब्राहिम शाह द्वितीय को। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय के पिता का नाम क्या था? तो अकबर शाह द्वितीय। वजीर गाजुद्दीन ने दिल्ली में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को प्रवेश नहीं करने दिया था। वजीर गाजुद्दीन ने दिल्ली में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को प्रवेश करने नहीं दिया था। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार किसने ग्रहण किया? मुगलों ने नवरोज का त्यौहार किससे ग्रहण किया? पारसियों से। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष कृषि की जाने वाली उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? तो पोलज कहा जाता था। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो रामतनु पांडे था। सिख संप्रदाय के 10 गुरु हुए, याद रखिएगा नाम। पहले गुरु तो नानक ही हुए। गुरु नानक 1469 से 1539 सिख धर्म के संस्थापक थे। अंगद जो थे दूसरे गुरु हुए 1539 से लेकर 1552। गुरुमुखी लिपि के जनक अमरदास 1552 से लेकर 1574 सिख धर्म के प्रचार
प्रसार हेतु 22 गद्दियों की स्थापना, विवाह की एक लवन पद्धति का प्रचलन इन्होंने करवाई थी। रामदास ने अमृतसर की स्थापना की। अर्जुन देव गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन व अमृतसर में हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया, जिस स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसी की हत्या जहांगीर ने करवा दी थी। हरगोविंद सिंह अकाल तख्त की स्थापना किया तथा सिखों को एक योद्धा जाति में प्रशिक्षित किया। हरि राय मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया व अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा। हरकिशन अल्पवयस्क अवस्था में मृत्यु प्राप्त। तेग बहादुर औरंगजेब द्वारा फांसी दी गई। गुरु गोविंद सिंह ये सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। इनका जन्म पटना 1666 में हुआ था। इन्होंने खालसा पद की स्थापना की। सिखों के लिए 5 ककार जिसमें केस, कंघा, कृपान, कच्छा एवं कड़ा शामिल था अनिवार्य किए गए। गुरु पद की समाप्ति की तथा गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु घोषित किया गया। ये तो रहा मध्यकालीन भारत। ये भी याद रखिएगा, सिखों के चौथे गुरु रामदास ने अकबर द्वारा दी गई 500 बीघा जमीन पर अमृतसर नगर की स्थापना की थी। चलिए, तो मध्यकालीन भारत का इतिहास हमने कंप्लीट करवा दिया और अब हम लोग एंट्री करने वाले हैं आधुनिक भारत की ओर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।